नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और आपका जो लेसन है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इसका जो आधा पार्ट है वो अपने पहली वीडियो में कर चुके हैं और बाकी का आधा पार्ट अपने इसमें पूरा करेंगे। तो उस वीडियो में अपने क्या सीखा था, अपने सबसे पहले जाना कि विद्युत धारा के कितने प्रभाव हैं। 3 प्रभाव हैं। कितने थे? 3 की बात की थी अपने। 3 है कि विद्युत धारा का चुंबकीय, ऊष्मीय और रासायनिक प्रभाव। तो आपके सिलेबस में क्या है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। क्या है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो इसके अंतर्गत अपने उसमें क्या जाना पहले पार्ट में कि सुचालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, हीन चालक होते हैं तो कौन से होते हैं। और फिर अपने जो कर रहे थे कि द्रव में विद्युत का चालन, द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं या नहीं करते। तो उसका अपने थोड़ा सा स्टार्ट किया था और बाकी जो पूरा है इस वीडियो में करेंगे। तो देखने के लिए क्या करें कि जो द्रव है वो चालन का करते हैं या नहीं करते, वो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं या नहीं होने देते। इसके लिए क्या करते हैं, कोई भी एक बीकर लेकर उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और एक बैटरी लगा के और इससे इसकी एक वायर इससे जोड़ के इसकी एक बल्ब से और इस इलेक्ट्रोड की एक बल्ब से ऐसे करके परिपथ को क्या कर लेती हैं, पूर्ण कर लेते हैं। परिपथ को पूर्ण कर लिया। अब क्या करेंगे, अपने को जो जो चीज़ चेक करनी है, अपने बारी बारी से उसी को क्या करेंगे, इसके अंदर डालकर चेक करते जाएंगे कि किस किस के लिए ये बल्ब दीप्त होता है जहाँ यूँ कहें कि किस किस के लिए ये बल्ब जलता है। तो सबसे पहले सिरका या नींबू का रस, इसके अंदर क्या किया, डाल दिया और चेक करें कि ये बल्ब जलता है या नहीं जलता। तो अपने क्या देखते हैं कि सिरके के लिए ये बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सिरका है ये क्या है, विद्युत का चालक है। सिरका क्या है, विद्युत का चालक है। इसी तरह अपने अन्य अम्ल या क्षार इसमें अंदर डालकर भी देखेंगे कि वो जलते हैं या नहीं जलते, उसके लिए बल्ब जलता है या नहीं जलता। तो अम्लों और क्षारों के लिए भी ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अम्ल व क्षारों के लिए भी, अम्ल व क्षार भी क्या है, विद्युत के चालक हैं। इसके बाद अपने जो यही प्रक्रम किसके लिए करेंगे, इस बीकर में क्या डालेंगे, अपने डालेंगे शुद्ध जल। इस बीकर में अपने क्या करेंगे, शुद्ध जल डालेंगे। तो अपने क्या देखेंगे कि शुद्ध जल के लिए ये बल्ब जलता नहीं है और उसी की जगह शुद्ध जल में अपने थोड़ा सा नमक मिला दें अब, तो फिर देखेंगे कि ये बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। तो इस प्रकार जिस भी चीज़ के लिए चेक करना है, इस प्रक्रम के द्वारा अपने चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से द्रव में विद्युत का चालन संभव है या होता है और किस में नहीं होता। तो अपने इसके आधार अपने ये नहीं कह सकते, इसके आधार पर अपने ये नहीं कह सकते कि सभी द्रव विद्युत के चालन करते हैं या फिर सभी द्रव विद्युत का चालन नहीं करते। कुछ द्रव विद्युत का चालन करते हैं और कुछ नहीं करते। इसका जो निष्कर्ष है अपने पास यही आया। क्या देखा आपने कि सिरका और नींबू का पानी अपने उसके अंदर बीकर के अंदर डाला और धारा प्रवाहित की और अपने क्या देखा कि बल्ब क्या हो गया, दीप्त हो गया, बल्ब क्या हो गया, जल गया। तो इसका अर्थ ये सिरका और नींबू का पानी क्या है, विद्युत के क्या हैं, चालक हैं। सिरका और नींबू का पानी विद्युत के क्या हैं, चालक हैं। कैसे, अपने प्रयोग के द्वारा इसको सिद्ध किया है। अब देखो कि जब किसी टेस्टर के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो टेस्टर का परिपथ क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो बल्ब दीप्त हो जाता है। और जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देता तो फिर वो परिपथ पूरा नहीं होता और बल्ब क्या होता है, दीप्त नहीं होता। कि जब बल्ब जलता है तो इसका अर्थ क्या हो गया, परिपथ क्या हो गया, पूर्ण हो गया। और परिपथ पूर्ण कब होता है, जब द्रव अपने में से आने वाली विद्युत धारा को रोकता नहीं, अपने में से जाने देता है। जब वह उसको रोक देता है तो परिपथ पूर्ण नहीं होता, तो फिर वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कुछ द्रव विद्युत के अच्छे चालक हैं और कुछ द्रव विद्युत के कुचालक हैं। कुछ स्थितियों में तो द्रव के चालक होने पर संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त न हो। इसके लिए मतलब उसका सही तरह से वो उसको ना लगाया हो, जहाँ आपने जो अपने उसको लगाए हैं वायर वो ध्रुवल हो, या फिर वो बल्ब जल तो रहा है लेकिन कम जल रहा है, लेकिन वो इसका मतलब क्या है, वह दुर्बल चालक हो सकते हैं।
तो इस प्रकार अपने जान रहे हैं कि वो संभव है या नहीं है जो चालक है। तो विद्युत धारा के दुर्बल होने पर भी चालक का परीक्षण किया जा सकता है। विद्युत धारा मतलब कम आ रही है, इसके लिए अपने वो टमाटर का रस का किया था ना पहले वीडियो में, कि जो टमाटर का रस है वो उसको डालते हैं, बल्ब दीप्त तो होता है लेकिन किस बहुत कम मात्रा में मतलब दीप्त होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वो चालक तो है लेकिन क्या है, हीन चालक है। वह विद्युत धारा का उतना निर्माण नहीं कर पाता जितना नींबू का रस या सिरका या अम्ल क्षार करते हैं, तो उतना वह निर्माण नहीं कर पाता। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर अपने जो आगे सारणी है इसको पूरा कर सकते हैं, उसी के प्रयोगों के आधार पर कि जो नींबू का रस है उसके वो क्या है, एक अच्छा चालक है। नींबू का रस क्या है, अच्छा चालक है। इसी प्रकार सिरका भी क्या है, उससे भी चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी, वो भी क्या है, अच्छा चालक है। टूंडी का पानी भी क्या है, अच्छा चालक है। कौन सा पानी अच्छा चालक नहीं है, शुद्ध जल या अशुद्ध जल आए ना, वो हो अच्छा चालक नहीं है। तो वनस्पति तेल ये क्या कहता है विद्युत धारा को, कि मैं तेरा तेल जरूर निकाल दूंगा पर अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने नहीं देता। इसको आप समझ सकते हो कि यह अच्छा चालक नहीं है। नहीं, ये चुंबकीय सुई को विक्षेपित करता। दूध और किसके अंतर्गत आते हैं, अम्ल के अंतर्गत आते हैं। दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी क्या है, अच्छा चालक है। दही भी क्या है, अच्छा चालक है। और चुंबकीय सुई को विक्षेपित फिर वही करेगा जो चालक होगा, बाकी तो कौन करेंगे। इसके बाद अपने अब तक जितना समझा उसके आधार पर आगे देखो क्या है कि बूचो क्या कहती है कि टेस्टर के जो स्वतंत्र सिरे हैं तो एक दूसरे को नहीं छूते, तो संभव है कि उनके बीच में जो वायु है, पहली को उनके बीच में वायु है वो एक स्वतंत्र सिरे तो एक दूसरे को कैसे छुएंगे। तो पहली को ज्ञात है कि वायु विद्युत की क्या है, हीन चालक है, परंतु उसने यह भी पढ़ा कि तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो वह यह जानना चाहती है क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक है। इसी से प्रेरित होकर बूचो ने यह जानना चाहता है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थों की भी विशेष स्थितियों में अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं। तो देखो कि ये वायु है, इसमें हर समय तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ये हर समय तो विद्युत की चालक नहीं होती, तो इसीलिए इसको कुचालक माना जाता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो अच्छे चालक हैं वह हीन चालक या कुचालक भी हो सकते हैं, या फिर यूं कहें कि जो कुचालक हैं वह चालक भी हो सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में। इसी विशेष परिस्थिति का एक उदाहरण यह है कि जब बारिश होती है तो उस समय जो तड़ित के द्वारा जो बिजली धरती पर आती है तो वो किसके माध्यम से आती है, वायु के माध्यम से आती है। लेकिन केवल विशेष परिस्थितियों की अपनी बात कही है, अन्य परिस्थितियों में नहीं। विशेष परिस्थितियों में जो वायु है वह अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है, कि विशेष परिस्थितियों में ही जो चालक हैं वो कुचालक और कुचालक हैं वो चालक का कार्य करते हैं। लेकिन वास्तव में विशेष परिस्थितियों में जो अधिकांश पदार्थ हैं वो विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों और विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों और हीन चालकों के रूप में अपने वर्गीकृत करें तो यही सही रहेगा। अपने कुचालक कह दें लेकिन विशेष परिस्थितियों में वे अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, तो फिर वे क्या है, गलत है। तो इसीलिए अपने उनको अच्छे चालक और हीन चालक में ही वर्गीकृत करें तो वही अपने लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। इसके बाद जल एवं चालकता, तो इसके बारे में अपने पढ़ा है कि जो टूंडी का पानी है या फिर अपने यूं कहें कि रखा हुआ जो पानी है तो कुछ टाइम दिनों का, तो वो उस पानी में से अपने विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो उस पानी में से तो विद्युत धारा क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। लेकिन यदि अपने स्वच्छ जल में से या अशुद्ध जल में से कि एक बीकर में अपने जल ले लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, इधर एक बल्ब लगा दिया और इधर एक क्या किया, सेल लगा दिया, इसका एक वायर इससे, तो अब इसमें अपने यदि अशुद्ध जल डालते हैं, शुद्ध जल डालते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो बल्ब है वो दीप्त होता है या नहीं होता, तो फिर यह बल्ब दीप्त नहीं होगा। लेकिन यदि इसी जल में अपने कुछ नमक मिला दें, अशुद्ध जल में भी अपने थोड़ा सा नमक मिला दें इसमें, कि पहले अशुद्ध जल के साथ देखा फिर इसमें क्या किया, नमक मिला दिया और फिर दोबारा विद्युत धारा प्रवाहित की, तो अब अपने क्या देखते हैं
कि अब ये बल्ब क्या हो जाता है, दीप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आसुत जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि उसमें किसकी कमी है, खनिज लवणों की कमी है। आसुत जल में खनिज लवणों की कमी है, इसीलिए वह विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाता। तो अपने थोड़ा सा नमक मिलाने से ही वह क्या करने लग जाता है, बल्ब जल जाता है, यानी कि वह क्या करने लग जाता है, विद्युत धारा का चालन करने लग जाता है। तो अब समझ गए होंगे कि आसुत जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, क्योंकि उसमें खनिज लवणों की क्या है, कमी है। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालाबों से प्राप्त होता है तो वह शुद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें ये लवण है, नमक है, ये घुले हुए होते हैं। तो इसीलिए वे क्या कर लेते हैं, विद्युत धारा का चालन कर लेते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी सी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से ही क्या होती है, विद्यमान होती है, इसीलिए ये जल क्या कर लेते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो आसुत जल है ये क्या होता है, लवणों से मुक्त होता है, इसके अंतर्गत खनिज लवण नहीं पाए जाते। तो इसी कारण ये क्या है, हीन चालक है। इसी कारण ये क्या है, हीन चालक है। तो बूझो क्या कहती है कि जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से ही खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, परंतु ये लवण जल को चालक बना देते हैं। इसीलिए हमें वैद्युत संयंत्रों का प्रयोग कभी भी गीले हाथों या गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए, कि अपने गीले कपड़े को किसी भी स्विच पर नहीं लगाना चाहिए, गीले हाथ हों तो किसी भी स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना जो नॉर्मल पानी है वह क्या है, विद्युत का चालन करता है। तो इससे अपने को खतरा हो सकता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वह है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन किसे कहते हैं, भी किसी भी धातु पर दूसरी धातु की अवांछित परत को चढ़ाना। किसी भी धातु पर दूसरी धातु की अवांछित परत को चढ़ाना ही क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। ज्यादातर तांबे पर सोने या चांदी की परत चढ़ाई जाती है एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। इसके लिए भी यही प्रक्रिया दर्शाते हैं कि एक बीकर लेकर, एक जार लेकर उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और एक बैटरी लगा दी जाती है। तो इसी के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें अपने अकॉर्डिंग जिस पर जो भी परत चढ़ानी होती है ले लेते हैं। जैसे इसमें सिल्वर नाइट्रेट लिया, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हो जाते हैं, एक सिल्वर की इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, तो फिर एक नाइट्रेट का। तो सिल्वर के जो इलेक्ट्रोड से जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सिल्वर के कण इस विलयन में आने लग जाते हैं। इस विलयन में क्या हो जाते हैं, सिल्वर के जो कण हैं वो टूट टूट कर क्या हो जाते हैं, इस विलयन में घुल जाते हैं। उससे एक इलेक्ट्रोड से टूट कर घुले हैं ये, फिर ये क्या आते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एक इलेक्ट्रोड जो सिल्वर का था उसमें से सिल्वर के कण इसके अंतर्गत विलयन में आ जाते हैं और वहां से ये कण दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ आते हैं और इसमें इस इलेक्ट्रोड पर आते जाते हैं और इससे एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, Ag+ है ना। Ag+ का अर्थ क्या हुआ, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ आते हैं और उससे क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और स्थायी हो जाते हैं और उस पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। स्थायी हो जाते हैं, उस पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो उसके ऊपर सिल्वर की क्या होगी, चांदी की क्या होगी, परत चढ़ जाती है। इस प्रकार ये धातु की पतली परत ऊपर इसके चढ़ गई। तो इसी प्रकार किसी भी चीज पर किसी भी धातु पर दूसरी धातु की अवांछित परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन किसे कहते हैं, अवांछित परत को दूसरे के ऊपर चढ़ाना। चांदी के लेपन वाली वस्तुएं तांबे के बर्तनों पर जैसे सोने का लेपन करके जो आर्टिफिशियल गहने पहनते हैं, सोने का लेपन क्या होता है ना, इसी विधि द्वारा किया जाता है। तो इस तरह के लेपन का प्रयोग सामान्यतः दूसरी धातुओं पर, आमतौर पर तांबे के ऊपर सोने या चांदी की परत चढ़ाने के लिए विद्युत लेपन का प्रयोग किया जाता है। कि क्या आप जानते हैं कि विद्युत लेपन के प्रयोग में एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है। जो अपनी जैसे कार के हिस्से हों, नहाने वाला टब हो या रसोई गैस का वर्णन हो, साइकिल के हैंडल हों, पहिए के रिम हों, अन्य सभी पर चमक की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि वो अपने को सुंदर, स्पष्ट और अच्छा दिखाई दे। खाद्य पदार्थों के संग्रहण करने के लिए जो टिन के डिब्बे होते हैं उनके ऊपर भी विद्युत लेपन किया जाता है। लोहे का प्रयोग
पुल और गाड़ियों में भी मजबूती देने के लिए होता है। इसलिए लोहा संक्षारित एवं जंग लगने वाली धातु है और लोहे को इससे बचाने के लिए, मतलब इस पे जंग ना लगे, इसका क्षरण ना हो, इसकी हानि ना हो, तो इस पर क्या किया जाता है, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। तो ये भी क्या है, विद्युत लेपन के द्वारा ही संभव है। मतलब अपने यूं कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में अपने बहुत सी वस्तुएं हैं जिन पर क्या किया जाता है, विद्युत लेपन किया जाता है। तो कुल मिला के कि विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव है, कुल मिला के अपने इस चैप्टर में जो पढ़े कि किसी भी द्रव का चालन विलयन से विद्युत धारा में प्रवाहित होने से रासायनिक अभिक्रिया होती है। कि कोई भी अब यहाँ पे विलयन डालते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या होती है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। और इलेक्ट्रोड के समीप द्रव में ज़्यादा रासायनिक प्रक्रिया होती है, फिर अभिक्रिया होती है, गैस बनती है, कोई ना कोई, उससे बुलबुले बनते हैं, और फिर देखा जाता है कि एक इलेक्ट्रोड पर या दोनों पर वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है और उसका रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो अभिक्रिया इस पर निर्भर करती है कि किसी भी द्रव और इलेक्ट्रोड का प्रयोग किस अपने कौन सा द्रव यूज कर रहे हैं और कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, इस पर भी वह अभिक्रिया निर्भर करती है। और किसी भी द्रव से विद्युत धारा के प्रवाहित होने से जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इसी प्रक्रम को विद्युत अपघटन कहते हैं और इसी को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो अपने क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, अपने स्टार्टिंग से सबसे पहले क्या पढ़े कि विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं, रासायनिक, चुंबकीय, ऊष्मीय। और आपके सिलेबस में रासायनिक प्रभाव था, उससे संबंधित अपने पढ़ा कि परमाणु सबसे छोटा है, उसके अंतर्गत क्या पाया जाता है। फिर अपने पढ़ा सुचालक, कुचालक और हीन चालक कौन से होते हैं। और फिर अपने पढ़ा कि क्या द्रव में विद्युत का चालन होता है, और होता है तो कौन कौन से द्रव में विद्युत का चालन होता है और किस में नहीं होता। फिर अपने पढ़ा कि जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल या अशुद्ध जल है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, और यदि उसमें थोड़ा सा नमक मिला दें तो उसमें क्या हो जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्योंकि उसमें किसकी कमी है, खनिज लवणों की कमी है, इसलिए उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो फिर अपने सभी के बारे में एक उदाहरण लेके अपने चेक कर सकते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह किस में होता है और किस में नहीं होता। फिर अपने पढ़ा विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन किसे कहते हैं कि किसी भी धातु पर दूसरी धातु की अवांछित पर चढ़ाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। और इसको कैसे संपन्न है, ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है। तो आपका ये पाठ था विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पूरा हुआ। धन्यवाद।